चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके और उसका असाइनमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर। है ना, स्टीरियो सेंटर मतलब कोई भी स्टीरियो सेंटर मतलब वो परमाणु जिसकी चारों संख्याएं अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। तो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। मैंने जैसे मान लो लिखा है कार्बन, यहाँ पे मैंने लगाया Cl, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, यहाँ पे लगाया H और यहाँ पे मैंने लगा दिया C2। ठीक है, ऐसा एक अणु है। अब यहाँ पे कायरल सेंटर है। सबसे पहले तो कायरलिटी किसी मॉलिक्यूल की कायरलिटी किस वजह से आती है, कायरलिटी आती है अगर उसकी चारों संरचनाएं अलग अलग समूहों से पूरित हो तो अणु में कायरलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, कायरलिटी। और कायरलिटी से होता क्या है, कायरलिटी से उस अणु की एक प्रॉपर्टी बदल जाती है। वो क्या होती है, वो प्रकाश के जो समतलदित प्रकाश है उसके तल को रोटेट करने लगता है। सिंपल मॉलिक्यूल प्रकाश के तल को रोटेट नहीं करता, है ना। पिछले क्लास में हमने बात की थी, जो जनरल प्रकाश होता है उसकी जो प्रकाश की गति की दिशा होती है उसके लंबवत उसके रोटेशन होते हैं, है ना, उसके परपेंडिकुलर रोटेशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल लाइट, है ना, सामान्य लाइट। लेकिन जब उस लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजार देते हैं तो उसके जो वाइब्रेशन तल हैं वो सारे तल के हटके से एक ही तल में रह जाते हैं। उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट कैसी दिखाई देती है, अगर मान लो यहाँ से आ गई लाइट तो हमें ऐसी लाइन से दिखाई देती है ना, एक लाइन जैसे दिखाई देती है। अब ये अणु क्या करते हैं, उस तल को ऐसी जो लाइन दिखाई दे रही है, अगर मैं इस अणु का विलयन अगर यहाँ रख दूंगा ट्रांसपेरेंट किसी पात्र में, है ना, कंटेनर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में या किसी भी चीज में यहाँ रखूंगा, फिर लाइट को देखूंगा तो मुझे ये लाइन इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देगी, या तो इस तरह से दिखाई देगी या इस तरह से। वो डिपेंड करता है इसकी नेचर क्या है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीनियरली। तो यही मॉलिक्यूल करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। इसकी जगह पे मैं कहूँ सर मैथेन रख दो तो एथेन रख दो तो प्रोपेन रख दो तो ब्यूटेन रख दो तो वो तल को रोटेट नहीं करेगा। तो ये कायरलिटी का ही प्रॉपर्टी है, जो कायरल होगा वही तल को रोटेट करेगा। कितने डिग्री से करेगा सर, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे कि वो कितने डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। कॉन्फ़िगरेशन गलती, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D, है ना, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ atoms around a stereo center is known as configuration. Three-D arrangement of atoms around the stereo center is known as configuration. चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2-क्लोरो-ब्यूटेन का। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरो-ब्यूटेन। पहली बात तो ये सर इसमें स्टीरियो सेंटर भी है या नहीं, है ना। स्टीरियो सेंटर होगा तभी हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखते हैं 2-क्लोरो-ब्यूटेन में CH3 CH Cl CH2 CH3, यही है 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या इसमें स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, यानी ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट है जिसकी चारों संरचनाएं अलग अलग समूह से पूरित हो? नहीं। ये देखो CH3 कितनी 3 हाइड्रोजन, ये वाला क्या, ये वाला है क्या, हाँ ये वाला है ना। तो एक CH3 है, इधर C2H5 है, इधर Cl H Cl CH2 एंड CH3। तो ये चारों संरचनाएं 1 2 3, ये वाली नहीं, ये पूरी संरचना है
तो चारों सेंटर अलग अलग हैं, इसका मतलब इसमें स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। और स्टीरियो सेंटर कौन सा है? यही तो स्टीरियो सेंटर है। तो इसके चारों ओर एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक बार हम उनको हमने वेल डैश थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो वेल डैश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बाकी भी तो चारों को पढ़ेंगे। तो वेल डैश की फॉर्म में इसको मैं दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर दो तरह से रिप्रेजेंट? देखो ये एक मैंने लगा दिया CS3, यहाँ पे लगा दिया C2H5, C2H5 एक साथ भी लिख सकते हैं और CS2 CS3 भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया है Cl, कहाँ लगाया ये? वेज में, और यहाँ पे लगा दिया है एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल CS3 C2H5, यहाँ पे लगा देता हूँ Cl और यहाँ मैंने लगा दिया है H। तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए, दोनों में इनका अरेंजमेंट, स्टीरियो सेंटर के चारों और परमाणुओं का अरेंजमेंट या परमाणु या समूह का अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, कोई कहेगा सर ये तो दोनों तो एक ही दो मॉलिक्यूल है, आपने क्या चेंज किया? CS3 C2H5 का Cl है H है ना? दिखाई देने में ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक नहीं है। ये एक दूसरे के क्या है? एंटियोमर है ना? क्या है ये? मिरर इमेज which are not superimposable on each other are called enantiomer। इनको क्या बोलते हैं? enantiomer। मैंने मिरर इमेज के रूप में इनको नहीं दिखा रखी, लेकिन है ये मिरर इमेज है ना? सेम कैसे होते? सेम ऐसे होते कि जब मैं इसको यहाँ रखता तो डिट्टो इसमें समा जाता। सेम कैसे? किसी चीज को सेम चेक करना है तो क्या तरीका है? पुरानी जो मूवी होती है अपनी, उनमें कोई हीरो होता है या कोई भी मर जाता है, तो मरने के बाद वो नीचे पड़ जाता है, उसमें से एक आत्मा निकलती है, यूं वैसे की वैसे निकलती है ना? हाँ, तो उसमें से निकलती है। अगर वो आत्मा वापस से वैसे के वैसे उसी में लेट जाए, है ना, घुस जाती है तो जीवित, उसमें से निकल गई तो अब वो उसमें एंटर करती है तो सेम उसी तरह से एंटर करनी चाहिए। ऐसे नहीं जो डेड बॉडी है उसका सिर ऊपर की तरफ है और आत्मा उसमें इस तरह से घुस रही है, ऐसे नहीं घुसेगी। पैर की तरफ से रहेगा वैसे नहीं घुसेगी, सेम एंटर होनी चाहिए। तो आप ये देखो, सेम मॉलिक्यूल अगर आपको चेक करना है तो हम इमेजिन करके देखो क्या इस मॉलिक्यूल को मैं इसमें फिट कर सकता हूँ क्या? देखो मैं यहाँ से उठा के यहाँ फिट करूँगा तो CS3 की जगह CS3 आ जाएगा, फिट हो जाएगा। C2H5 की जगह CS2 है, C2H5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे Cl की जगह H है और H की जगह पे Cl है। ये उल्टे हो रहे हैं। तो कोई कहेगा सर क्या हुआ? इनको उल्टा कर दो, ये सीधे हो जाएंगे, इसको यूं करके कर दो। चलो यूं करके करते हैं, यूं करके करते हैं तो Cl की जगह Cl आ जाएगा। यूं करके करना मतलब समझ रहे हो ना? 3D में, हाँ प्लेन में नहीं 3D में Cl की जगह पे आ जाएगा, H की जगह पे आ जाएगा। लेकिन उस केस में C2H5 यहाँ पे आ जाएगा और CS3 तो ये इसमें सुपर इम्पोज नहीं होता। ठीक है, तो सुपर इम्पोज नहीं होती मतलब दोनों अलग अलग है। अगर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल एक ही होता है। ठीक है, तो यानी दो मॉलिक्यूल अलग अलग है या इनका 3D अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? इनका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन। असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट में हम इसको कैपिटल D देते हैं या कैपिटल L देते हैं या R देते हैं या S देते हैं या कैपिटल स्मॉल D देते हैं, स्मॉल L देते हैं या और कोई, हाँ, या फिर अगर कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल है तो उसको EZ ऐसे नाम दिया। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंटेशन तो देखिए, रिप्रेजेंट करने के, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास चार तरीके हैं। ये चार तरीके स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेस है। चारों तरीके आते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरह से एग्जाम में दिया जा सकता है।
अगर आपको उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका मालूम है तो आप उसको पहचान पाओगे, तभी उसका आप असाइनमेंट कर पाओगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ऐसे ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी भी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं इस मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, दो स्टीरियो सेंटर दे देगा और पूछ देगा आर एस 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 आर या आर एस, कुछ भी करके ऐसे करके दे देगा, तो हमें पहचानना होता है। तो एक क्वेश्चन होता है जनरली इस तरह का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके हैं? 4 तरीके। कौन कौन से हैं 4 तरीके? एक बार उन तरीकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में, कौन सा? वेज डैश फॉर्मूला। कौन सा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। फिशर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। तीसरा हम पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन या प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ही लिखता हूं। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ये 4 हमारे पास फॉर्मूले हैं। उतार लिया? ठीक है। तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा ना वो ऐसे नहीं आएगा। एमएससी के लेवल पे दे दे तो दे दे, कोई भरोसा नहीं। बीएससी एमएससी में रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 को समझाओ 1 को समझाओ, इस तरह से दे दो देते हैं। बाकी नेट के पर्पज से हमें ये फॉर्मूले कोई ऐसे नहीं पूछेगा न्यूमैन प्रोजेक्टेशन फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे बस हमें हमारी समझ में आना चाहिए, हम उसको असाइन कर सके या समझ सके, है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एमएससी में भी ऐसा आता होगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले वेज डैश को, फिर फिशर को, फिर न्यूमैन को और फिर सॉहर्स को, ठीक है। उसके बाद हम असाइनमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। बता लिया ये? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। जैसा हमें नाम से लग रहा है, वेज का मतलब क्या होता है? वेज क्या होता है? हाँ, वेज का मतलब देखोगे वैसे कुल्हाड़ी जैसा ऐसा होता है, ऐसे कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी या कुछ ऐसा वेज होता है। और डैश का मतलब, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अगर इन चीज़ों को हम यूज करते हैं तो वेज डैश फार्मूला। तो इसके साथ से मालूम कर देंगे कि कौन सा ये फार्मूला है, ठीक है। ऐसे चिन्ह कहीं ना कहीं दे रखे होंगे उसमें। तो वेज डैश फार्मूले हम अणु को इन लाइनों के से प्रदर्शित करते हैं। एक तो प्लेन लाइन होती है, 1 या 2, या हो सकता है 2 वेज हो 2 डैश हो, है ना। मतलब वेज डैश तो होगी होगी, हो सकता है 2 प्लेन हो और 2 बना दे, डैश बना दे, 2 प्लेन बना दे और 2 वेज बना दे। बाकी वेज या डैश में से कुछ तो होगा।
Cl, Br, H, Cs, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें से जो प्लेन लाइन होती हैं वो उस पेपर के तल में होती हैं। वेयर जस्ट फॉर्मूले में जो प्लेन लाइन होती है वो उस पेपर के या उस बोर्ड के कहाँ होती है, तल में। तो ये तल में है इसके, तो ये ग्रुप कहाँ होगा, अगर इसमें Cl जुड़ा हो तो Cl कहाँ होगा, यही बोर्ड पे ही होगा। CH3 कहाँ होगा, बोर्ड पे ही होगा, ठीक है। तो वेयर जस्ट फॉर्मूले में जो प्लेन लाइन होती है वो कहाँ किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्लेन को, है ना, इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये जो दोनों ग्रुप होंगे वो कहाँ होंगे, प्लेन में होंगे। वेज लाइन किसको ये क्या है, वेज, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेज रिप्रेजेंट करती है उस ग्रुप को जो अबव द प्लेन है, प्लेन से बाहर निकला है। अबव द प्लेन, अबव मतलब बाहर, है ना। तो ये वेज लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, अबव, अबव द प्लेन, और डैश लाइन बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। प्लेन किसका, पेपर का, प्लेन ऑफ पेपर। ये तीन चीजें हैं, प्लेन लाइन, वेज लाइन और डैश लाइन। प्लेन लाइन उस तल को ही रिप्रेजेंट करती है, वेज लाइन अबव द प्लेन होती है और डैश लाइन बिलो द प्लेन होती है। अब इन तीनों के साथ अगर हम इसको इमेजिन करें तो यहाँ पे मैं कहूँ कि क्लास में सबसे नजदीक कौन सा आइटम रहेगा, इसमें से 1 2 3 4 में से, इस ग्रुप में से, इन समूह में से या एटम्स में से तुम्हारी निकटतम कौन सा एटम है, इसमें से कौन सा है, CH3 और H दोनों नहीं। फिलहाल देखो अगर इनको एटम मानो, एक एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, इसमें से तुम्हारे सबसे नजदीक कौन सा एटम है, CH3 कौन सा, चलिए दोबारा सुनो, H होगा सर, H होगा, H होगा सर, ये मॉलिक्यूल है, H मामूली ये मॉलिक्यूल है, इसमें से ये वाले एटम कहाँ है, प्लेन ऑफ द पेपर, यानी Cl कहाँ है, Cl ये रहा, यहीं पे है Cl, आधा तो इस थोड़ा आधा बाहर है और आधा इसके नीचे, मतलब अगर Cl की अगर कुछ मोटाई है तो, और अगर फ्लैट है तो इसी में, तो फ्लैट तो नहीं, थोड़ा गोला है तो हम इसी तल में मान सकते हैं। CH3 कहाँ है, CH3 भी यहीं पे है। Br कहाँ है, बिलो द प्लेन, बिलो का मतलब पीछे की तरफ, प्लेन के नीचे की तरफ या बैक साइड ऑफ द प्लेन, है ना। ये कहाँ पे है, बैक साइड ऑफ द प्लेन, और ये अबव द प्लेन। अबव क्या होता है, ऊपर है। अरे टेबल है ये, टेबल के अबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे, है ना। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन, बैक साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा आइटम है जो तुम्हारे नजदीक है, हैं? कौन सा आइटम होगा, हाइड्रोजन, है ना। हाँ, यहाँ से सबसे नजदीक कौन सा है, हाइड्रोजन। फिर बाकी डिपेंड करते हैं। अच्छा, सबसे दूर कौन सा आइटम है, हाँ, कौन सा आइटम है, क्या क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, अब तुमने H को तुम्हारी तरफ इमेजिन करा। अच्छा, और ये जो कार्बन है ये भी कहाँ है, तल में ही है। तो 3 एटम तल में है, क्लोरीन, कार्बन और CH3। CH3 में H की पोजीशन थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो अब इसका 3D में इमेजिन कर सकते हो आप, Cl तो ये रहा, अगर ये प्लेन है तो Cl तो ये रहा, CH3 ये रहा, कार्बन ये रहा। Cl तो ये, कार्बन यहाँ पे और CH3, उसके बाद H यहाँ पे और Br, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 3D में, अब हम इसको 3D में इस तरह से, इस फॉर्मूले से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेज रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। उदाहरण उदाहरण लिया, तो आप इसमें लिखे, इस फॉर्मूले हम 3 लाइनों का उपयोग करते हैं, एक तो प्लेन लाइन या सिंपल लाइन, एक वेज लाइन और एक डैश लाइन। प्लेन लाइन पेपर के प्लेन नहीं होती है, वेज लाइन अबव द प्लेन होती है या फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन होती है, और डैश लाइन बिलो द प्लेन होती है या बैक साइड ऑफ द प्लेन। तो लिख लो, इस फॉर्मूले हम 3 लाइनों का उपयोग करते हैं।
Oh, sorry. In this formula we use three type of lines. Simple line. है ना? This line represent plane of the paper. This line represent plane of the paper. पेपर के प्लेन में होती है या पेपर के प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब उसकी नहीं होती। दूसरी कौन सी लाइन है? वेज। इसको लिख दो। This line represent the atom above the plane of the paper. या ऐसा लिख दो, this line represent above the plane. यानी इसमें जो समूह जुड़ा हुआ है वो किसमें रहेगा? above the plane रहेगा। This line represent above the plane of the paper. और front side of the paper. और front side of the paper. और तीसरा dash. So this line represent below the plane or back side of the plane. This line represent below the plane or back side of the plane. ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला। दूसरा, इसका आइसोमर दूसरा बनाया जा सकता है, बट ये काफी है इतना समझना। क्लियर है? चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। दूसरा कौन सा है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं या रिप्रेजेंटेशन? प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में किसी भी मॉलिक्यूल को, स्टीरियो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की क्रॉस लाइनों का उपयोग करते हैं। इस तरह, ठीक है? इससे रिप्रेजेंट। अब इसमें हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो खड़ी लाइन होती है वो तो होती है बैक साइड ऑफ द पेपर, है ना? बिलो द पेपर। जो खड़ी लाइनें होती हैं वो तो क्या होती हैं? बिलो द पेपर। ठीक है? मैं इसको कोई समूह लगा देता हूँ, या मैं ये करता हूँ, इस मॉलिक्यूल को जो हमने अभी बनाया था उसी को हम ले लेते हैं। ये बेस गैस था फॉर्मूला, यहाँ क्या था? यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl। यहाँ पे क्या था? H था। यहाँ, अच्छा यहाँ पे Cl था। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। इससे इसको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बार हाँ सुनो, अब इसको
लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कोई मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो क्रॉस लाइनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली चीज। उन क्रॉस लाइनों में जो खड़ी वाली लाइन होती है ना, जो वर्टिकल लाइन होती है वो तो करती है बिलो द प्लेन। किसको रिप्रेजेंट करती है? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन, बैक साइड में हाँ, बिलो द प्लेन और बैक साइड ऑफ द प्लेन। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, आड़ी लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है अबव द प्लेन, है ना, अबव द प्लेन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो टुवर्ड्स द व्यूअर होती है, जो देखने वाला है सामने, देखने वाला तो सामने ही रहेगा, ये तो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं दोनों ग्रुप, और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो टुवर्ड्स द व्यूअर। व्यूअर क्या होता है? व्यू मतलब देखना और व्यूअर मतलब देखने वाला। तो टुवर्ड्स द व्यूअर, और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। व्यूअर मतलब देखने वाले से दूर। ठीक है, और कौन से? ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो। चलिए बताओ इसमें से कौन से दो समूह हैं जो तुम्हारे सबसे नजदीक होंगे? कितने हैं? दो। कौन कौन से? H और H B। ठीक है, और दूर कौन कौन से होंगे? CS3। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कुल कितने परमाणु हैं एक बार बताना। 5 कितने इसमें? 5 नहीं है, डिफरेंट टाइप बोल रहे हैं कि टोटल? हाँ, कुल कितने परमाणु हैं? 4 अरे कुल परमाणु में कब, मतलब टोटल परमाणु कितने हैं इसमें? अच्छा, H को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इसमें कुल कितने परमाणु हैं? कुल कितने परमाणु हैं इसमें? 2। कितने परमाणु हैं? 2। इसमें कुल कितने परमाणु हैं? 8 है सर टोटल। किस किस को मिल गया 8? कितने मिले? 8 हो गए क्या? किसके नहीं हुए? हो गए ना? हाँ, तो क्या मतलब कार्बन को भी ध्यान में रखो। यानी ये जो कार्बन है जो मैंने बना रखा है वो तो प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। ये जो Br और H है ये इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये Br को ये ले लो ब्रोमीन मोटा और हाइड्रोजन को छोटा, ये इस तरह से तुम्हारी तरफ निकले हुए हैं, और CS3 और Cl इस तरह से पीछे की तरफ है। यानी अगर मैं इनको यहाँ से लाऊं तो यहाँ पे मुझे इस तरह से सेट करना पड़ेगा, यहाँ पीछे की तरफ है, मैं इनको ऐसे सेट करूँ। यानी ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है? मतलब इसमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ। ये तो दो ग्रुप तो हैं तुम्हारी तरफ, कहाँ है ये तो है तुम्हारी तरफ, ठीक है, कार्बन है तल में, और ये दो ग्रुप है CS3 और Cl पीछे की तरफ, है ना? इस तरह का फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है ये? तो टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये तो ग्रुप है, ये तो बॉन्ड है, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। अवे फ्रॉम द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, और बीच में है कार्बन। इसमें कैसा था? इसमें हम मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं देख रहे थे, इसमें हम मॉलिक्यूल को इस तरह से देखते हैं, यहाँ ये तो तल में, Cl तल में, CS3 तल में, ये टुवर्ड्स द व्यूअर या फ्रंट साइड ऑफ द पेपर, और ये जबकि यहाँ पे देखने का तरीका इस तरह से, ठीक है? तो ये है तुम्हारा कौन सा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो लाइनों का प्रयोग करते हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे स्टिकिंग सेंटर होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है अवे फ्रॉम द व्यूअर, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है टुवर्ड्स द व्यूअर। ये हमें ध्यान रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को रिवर्स कर दिया तो तुम्हारा उसका कॉन्फ़िगरेशन जब असाइन करोगे ना तो गलत है। इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पूछता है नेट में, ये R है या S है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में भी कहीं पूछ रखा हो,
तो पूछता है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है एस है, तो पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये है कौन सा, किस तरह से एटम की पोजीशन कहाँ पे है। उसके बाद फिर आप कॉन इनवर्ट प्रिलॉग रूल से इनको असाइन करोगे, इनकी प्रायोरिटी असाइन करोगे 1 2 3 4, है ना, पढ़ा है ना, कॉन इनवर्ट प्रिलॉग, फिर असाइन करोगे, फिर रोटेट करके फिर देखोगे क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बेस पे आप बताओगे आर है या एस है ना। तो तभी कर पाओगे जब आपको ये सारा पता हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लिखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और ये बना लो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर है ना बीच वाला, स्टीरियो सेंटर कोई भी है, या कायरल कार्बन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो लिखिए इन दिस फॉर्मूला the molecule is represented in this formula, the molecule is represented by two simple lines. By two simple lines. लिखेंगे horizontal line represents the group which are present towards the viewer. Represent groups which are present towards the viewer. Whereas horizontal line, whereas vertical line represents the group which are away from the viewer. Which are present away from the viewer. ठीक है, तो इतना हम करते हैं। इसमें से इन दोनों को अगर हमने समझ लिया है, न्यूमन की बात भी बाद में करते हैं, अगर हमने समझ लिया है तो क्या हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर हम कर सकेंगे तो हमने समझ लिया है, अगर हम नहीं कर पा रहे या रिवर्ट कर देते हैं तो अभी हमें और समझना। देख, मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, ये बना दिया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला HCl Br और I, एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है। इस फॉर्मूले को मुझे रिप्रेजेंट करना है वेज डैश में, वेज डैश में मुझे रिप्रेजेंट करना है। ये कौन सा है, फिशर को मुझे वेज डैश में रिप्रेजेंट करना है। अब वेज डैश में मैं इसको कुछ इस तरह तरीके से देखता हूँ। कैसे देखता हूँ मैंने इसको कुछ इस तरीके से देखा कि I तो यहाँ रहा ऊपर, और नहीं कहीं पे नहीं Br कोई भी कहीं पे भी हो सकता है भाई, वो मेरे देखने का तरीका है। मैंने दो एटम यहाँ पे लगा दिए, एक तो मैंने I को ऊपर कर दिया और मान लो H ले लो, H को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ वेज पे क्या आएगा और डैश पे क्या आएगा, है ना। 3D में देख के ही करना है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। दूसरा इससे मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को मैंने कुछ इस तरीके से देखा, मैंने कुछ इस तरीके से देखा कि यहाँ पे तो H है और यहाँ पे I है, तो बताओ यहाँ पे क्या है। मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसको मैं बहुत सारी तरीके से उसकी बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, मॉलिक्यूल सेम रहेगा,
सेम को हम कैसे देखना है, थ्योरेटिकल करा के देख सकते हैं 3D में, या कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हैं। तो अभी हम इसकी कोशिश करते हैं। तो इसकी कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कौन-कौन से आइटम रहेंगे, और ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे। तो चलिए करिए इस एग्जांपल को, आगे कंफर्म पता लगे कि हाँ आपने इस चीज़ को समझ लिया। आराम से करिए, टाइम लेना है टाइम लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए